राधिका और देव एक खुशहाल दंपति थे। दोनों की शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, पर शादी को 15 साल बीत जाने पर भी राधिका को अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ था। देव की नौकरी में ट्रांसफर के बाद दोनों पति पत्नी घर से इंदौर के छोटे से शहर निर्वाणा में शिफ्ट हुए थे। ऐसे ही एक रात दोनों पति पत्नी डिनर कर रहे होते हैं, तभी देव बोलता है। क्या हुआ राधिका, तुम कुछ उदास लग रही हो। मेरा इस नए घर में मन नहीं लग रहा। वहाँ तो कम से कम माँ जी बाबूजी थे, यहाँ तो कोई भी नहीं है जिससे मैं बात कर लूँ। ना ही हमारा कोई बच्चा है जिसे। राधिका की जुबान पर बच्चे का जिक्र आते ही उसकी आंखें नम हो जाती है। तभी देव उसे कहता है। राधिका देखो, मैं तुम्हारा दुख अच्छे से समझ सकता हूँ, तुम ऐसे उदास मत हो। हम कोशिश कर रहे हैं ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है। तुम एक काम करो, कल घर के काम से फ्री होने के बाद आसपास घूमना फिरना, इसी बहाने तुम्हारा मूड भी फ्रेश हो जाएगा। देव ऐसे ही राधिका को समझा बुझा कर खाना खिला देता है, जिसके बाद दोनों पति पत्नी आराम से सो जाते हैं। अगली सुबह देव रोज की तरह ऑफिस के लिए निकल जाता है और राधिका घर के बाहर घूमते घूमते बहुत ही पुराने से घर के पास पहुंच जाती है, जिसके अंदर से बच्चों के रोने की आवाज आती है। उस आवाज को सुनकर राधिका का दिल मचल जाता है और वो घर के अंदर जाती है और इधर उधर देखती है, पर तभी बच्चों के रोने की आवाजें आना बंद हो जाती है। लेकिन राधिका अंदर जाकर बोलती है। कोई है यहाँ? मेरा नाम राधिका है, कोई है क्या? राधिका इतना बोलती ही है कि तभी बेहोश हो जाती है। कुछ घंटों बाद जब वो होश में आती है तो वो खुद को हॉस्पिटल में पाती है। पास में खड़े देव के चेहरे पर राधिका को होश में आता देखकर एक बड़ी सी मुस्कान थी। इससे पहले कि राधिका कुछ बोलती, देव उसे कहता है। राधिका, भगवान ने आखिरकार हमारी सुन ही ली, तुम माँ बनने वाली हो राधिका। सच में? तुम सच कह रहे हो देव? हाँ, एकदम सच कह रहा हूँ। अपने प्रेग्नेंट होने की बात सुनकर राधिका उस घटना के बारे में भूल जाती है। कुछ वक्त यूं ही बीतता है। एक दिन जब राधिका आराम से अपने कमरे में सो रही होती है, तभी उसे ऐसा लगता है कि मानो पलंग पर उसके और देव के अलावा कोई और भी मौजूद है। वो जैसे ही आंखें खोलकर साइड में देखती है तो उसे एक भयंकर चुड़ैल अपने साथ लेटी नजर आती है। इससे पहले कि राधिका चिल्लाती, वो चुड़ैल गायब हो जाती है। डर से राधिका के पसीने छूटने लगते हैं और वो उठकर बैठ जाती है, जिसके बाद वो देखती है कि वो चुड़ैल अभी उसके साथ पर बेड पर थी। वो अभी सोफे पर बैठी है और उसके हाथों में दो छोटे छोटे बच्चे हैं। तभी वो चुड़ैल बोलती है। तेरे नहीं, मेरे बच्चे, वो भी जुड़वा बच्चे। ले जाऊंगे मैं अपने बच्चों को, ये बच्चे मेरे हैं। नहीं नहीं, ये मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे मुझे वापस कर दो। तभी पास भी सोया हुआ देव राधिका को नींद में बड़बड़ाता हुआ सुनकर उठ जाता है और राधिका को जगाते हुए बोलता है। राधिका, राधिका उठो, क्या हुआ? देव, वो चुड़ैल मेरे बच्चों को ले जा रही है, वो ले जा रही है देव। राधिका शांत हो जाओ, तुम बस एक बुरा सपना देख रही थी, यहाँ कोई नहीं है। हमारे बच्चे ने तो अभी जन्म भी नहीं लिया है। देव की बात सुनकर राधिका अपने पेट की तरफ देखती है और अपने पेट पर हाथ रखकर बोलती है। बेबी, मम्मा आपको कुछ नहीं होने देगी, वो बस एक बुरा सपना था, आप सो जाओ। मम्मा की वजह से आप भी परेशान हो गए। इतना कहकर राधिका देव की तरफ देखकर मुस्कुराती है और फिर से सो जाती है। कुछ वक्त गुजरता है। देव राधिका को चेकअप के लिए हॉस्पिटल ले जाता है, जहां पता चलता है कि राधिका के पेट में एक नहीं बल्कि जुड़वा बच्चे हैं। ये बात जानकर राधिका और देव की खुशी और बढ़ जाती है और उसकी गोद में 2 बच्चे थे। तभी राधिका बोलती है। तुम कौन हो? क्यों आती हो बार बार मेरे पास? क्या चाहती हो मुझसे? तुमसे नहीं, अपने बच्चों से चाहती हूँ। ये बच्चे मेरे हैं, इनको जन्म तू देगी
लेकिन इनकी माँ मैं हूँ। इनको साथ ले जाऊंगी। देख, तेरा पेट तो खाली है क्योंकि बच्चे तो यहाँ मेरे पास हैं। ये कैसे हो सकता है? तुम इन बच्चों को नहीं ले जा सकती। ये मेरे और देव के बच्चे हैं। इन पर तुम्हारा कोई हक नहीं। मेरे बच्चे मुझे वापस करो। अरे जा, तू तो बांझ है। तू तो कभी माँ ही नहीं बन सकती। ये तो मेरे बच्चे हैं जिनको मैं ले जाऊंगी अपने साथ। वो चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है, जिसके बाद राधिका अपना पेट देखती है और उसके बच्चे उसके पेट में ही थे। उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। शाम को जैसे ही देव घर आता है, तभी राधिका उसे सारी बात बताती है, जिस पर देव बोलता है। राधिका देखो, ऐसा कुछ नहीं है इस घर में। हमारी जिंदगी में कोई भूत, कोई चुड़ैल नहीं है। देव, तुम कहना क्या चाहते हो कि मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं राधिका, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि तुम झूठ बोल रही हो। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जैसा तुम सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं है। तुम बस बच्चों को लेकर बहुत ज्यादा सोचने लगी हो, इसीलिए तुम्हें बस वहम होने लगा है। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। देव, ऐसा नहीं है जैसा तुम कह रहे हो। सच में वो चुड़ैल हमसे हमारे बच्चों को छीनना चाहती है। मैं सच कह रही हूँ, वो ले जाएगी हमारे बच्चों को। राधिका, कुछ नहीं होगा। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। हम कुछ नहीं होने देंगे अपने होने वाले बच्चों को। किसी तरह से समझा बुझाकर देव राधिका को सुला देता है, पर उसे राधिका की बिगड़ती हुई मानसिक स्थिति देखकर उसकी चिंता होने लगी थी। कुछ दिन गुजरते हैं और राधिका की हालत दिन पर दिन खराब होती जाती है। ऐसे ही एक रात जैसे ही देव की आंखें खुलती है, तो वो देखता है कि राधिका उसके पास नहीं है। वो जल्दी से उठता है और राधिका को इधर उधर तलाशने लगता है। तभी वो देखता है कि राधिका कुछ बड़बड़ाती हुई घर से बाहर जा रही है। देव उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं रुकती, जिसके बाद देव उसका पीछा करता है। राधिका चलते चलते उसी पुराने घर में पहुंच जाती है जहां वो प्रेगनेंसी से पहले आई थी। देव भी पीछे पीछे वहां जाता है। तभी राधिका डरावनी सी आवाज में बोलती है, आखिरकार वो वक्त आ ही गया जिसका मुझे कब से इंतजार था। इतना कहकर राधिका शीशा उठाकर अपने पेट को काटने की कोशिश करने लगती है। ये सब देखकर देव के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो बोलता है, राधिका, ये क्या कर रही हो? रुक जाओ। देव की आवाज सुनकर जैसे ही राधिका पीछे पलटती है, तो उसका चेहरा देखकर देव के होश उड़ जाते हैं और वो बोलता है, तुम कौन हो? मेरी राधिका कहाँ है? तुम मेरी राधिका नहीं हो। मैं राधिका नहीं, मंजुलिका हूँ। राधिका के पेट में जो बच्चे पल रहे हैं वो मेरे हैं और अब मैं अपने बच्चों को अपने साथ ले जाने आई हूँ। सालों पहले जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मेरे शराबी पति ने एक दिन नशे की हालत में मुझे इतना मारा कि मेरी मौत हो गई, जिसके साथ मेरे पेट में पल रहे मासूम बच्चों की भी मौत हो गई। तब से मैं और मेरे बच्चों की आत्मा इस घर में भटक रहे हैं। जब उस दिन राधिका यहाँ आई तब मैंने अपनी मायावी शक्ति से अपने अजन्मे बच्चों को उसके गर्भ में डाल दिया और अब उनके जन्म लेने का समय आ चुका है। नहीं, मेरी राधिका इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। एक माँ ना बन पाने के गम में उसकी हालत क्या से क्या हुई है मैं ही जानता हूँ। मेरी राधिका से उसकी खुशी मत छीनो। तुम तो वैसे भी इन बच्चों को मारकर अपनी दुनिया में ले जाओगी, पर मेरी राधिका वो इस दुख को नहीं सह पाएगी और मर जाएगी। उसके बिना मेरा क्या होगा? मैं हाथ जोड़ता हूँ, मेरी राधिका को छोड़ दो, उससे ये खुशी मत छीनो। देव की बात सुनकर मंजुलिका को तरस आ जाता है और वो अपने बच्चों को राधिका के शरीर में छोड़कर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद देव बेहोश राधिका को घर ले आता है और कुछ वक्त बाद राधिका मंजुलिका के 2 बहुत ही प्यारे जुड़वा बच्चों को जन्म देती है। रेवा और विवेक मंडप में बैठे हुए थे। पंडित जी फेरों की तैयारियां कर रहे थे। वर वधू का गठबंधन किया जाता है और जैसे ही रेवा और विवेक फेरों के लिए खड़े होते हैं, तभी एक काली परछाई जो किसी को नजर नहीं आती, वो रेवा के अंदर समा जाती है
जिससे एकदम से रेवा को धक्का लगता है। तभी पास में खड़ी रेवा की सास नीमा उसे संभालते हुए बोलती है। अरे रेवा बेटा, क्या हुआ? जी कुछ नहीं, बस यूं ही ऐसा लगा कि किसी ने धक्का दे दिया। आराम से बेटा। ऐसे ही फेरों की रस्म शुरू की जाती है। रेवा के साथ साथ उस काली परछाई की भी विवेक से शादी हो जाती है, जिसके बाद रेवा अपने मायके से विदा होकर विवेक के साथ अपने ससुराल आती है। कुछ घंटों बाद विवेक अपनी सुहाग रात के लिए अपने कमरे में आता है, जहां रेवा घूंघट किए पलंग पर बैठी थी। विवेक रेवा के पास जाकर उसका घूंघट उठाता है और बोलता है, माय गॉड, कितनी खूबसूरत लग रही हो तुम। किसी अप्सरा, किसी परी से कम नहीं लग रही हो। सच में कितना इंतजार किया है मैंने इस पल का, और आज जब तुम मेरे सामने हो तो समझ नहीं आ रहा कि क्या कहूँ। कुछ मत कहो, मैं तो सदियों से इस मिलन की रात का इंतजार कर रही हूँ। ये कैसी बातें कर रही हो? बातों में वक्त जाया मत करो, बस खो जाओ मुझ में। इतना कहकर रेवा विवेक को अपनी बाहों में भर लेती है और दोनों अपनी सुहाग रात को एंजॉय करते हैं। ऐसे ही दिन बीतते हैं। रेवा अपनी ससुराल की सारी जिम्मेदारियों को अच्छे से संभालती है। शादी के बाद पहली पूर्णिमा की रात को रेवा सबसे छुपकर छत पर जाती है और जैसे ही चांद की चांदनी उसके जिस्म पर पड़ती है तो उसकी असल त्वचा बदलकर सांप की खाल जैसी हो जाती है और वो एक डरावनी आवाज में बोलती है। आज ये चांद इस बात का गवाह है कि मैं नगीशा, एक इच्छाधारी नागिन, अपने प्यार को पाने के लिए वापस आ गई हूँ। इस चांदनी में मेरा असल रूप नजर आ रहा है। अब अगली पूनम की रात तक का इंतजार है। उस दिन सभी ग्रह अपना घर बदलने वाले हैं। उस रात मैं विवेक से मिलन करके उसे हमेशा के लिए अपने साथ ले जाऊंगी। इतना कहकर रेवा बेहोश होकर वहीं गिर जाती है। तभी उसके भीतर से एक बहुत ही सुंदर इच्छाधारी नागिन नगीशा की आत्मा निकलती है और बोलती है। सबको लगता है कि विवेक की शादी रेवा से हुई है, पर नहीं। रेवा का रूह और शरीर तो मेरी गिरफ्त में है और विवेक, उसकी शादी तो मुझसे हुई है, इस नागिन के भूत से। इतना कहकर नगीशा वापस से रेवा के भीतर प्रवेश कर लेती है और रेवा को होश आता है, जिसके बाद वो छत से आकर नीचे चली जाती है। ऐसे ही एक दिन सभी लोग बैठकर टीवी पर नागिन की मूवी देख रहे होते हैं। तभी वहाँ रेवा सबके लिए शरबत लेकर आती है और सबको देती है। तभी मूवी में बीन की धुन बजने लगती है, जिसे सुनकर रेवा के हाथ पैर में कंपन पैदा होती है और तभी विवेक बोलता है। अरे वाह, मुझे ये धुन बहुत पसंद है। माँ, थोड़ी आवाज बढ़ा दो ना। अरे तुम खड़ी क्यों हो? बैठो ना, देखो ना कितनी अच्छी मूवी है। नहीं नहीं, मुझे जाना है, मुझे नहीं देखनी। और प्लीज आवाज कम करो यार, कोई और मूवी लगा दो। क्या हुआ बहू, तुझे पसंद नहीं क्या ये मूवी? अच्छी है, पर ये बीन की धुन, मुझे बेचैनी हो रही है, मैं नहीं सह सकती। रेवा, तुम ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे किसी नागिन का भूत आ गया हो तुम में। रेवा किसी को भी बिना कुछ कहे सीधा अपने कमरे में जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। साथ ही अपने दोनों हाथों से अपने कानों को बंद करती है। कुछ देर बाद बीन की आवाज आना बंद हो जाती है। तभी रेवा फिर से डरावनी आवाज में बोलती है। इन मूर्खों को समझ नहीं आ रहा कि मैं एक नागिन हूँ, नागिन। मुझे ये बीन की धुन बिल्कुल पसंद नहीं। तभी एक झटके से रेवा के शरीर से नगीशा नागिन की आत्मा निकलती है और उसके सामने खड़ी हो जाती है, जिसे देखकर रेवा बोलती है। तुम क्यों मुझ पर काबू करके बैठी हो? क्यों मेरे परिवार के पीछे पड़ी हो? मेरे सुहाग को मुझसे छीनना चाहती हो? चली जाओ। नागिशा अपने नाग को लिए बिना कभी नहीं जाएगी। मुझे विवेक की रूह को अपने साथ ले जाना है, फिर उसे नाग बनाना है। सालों से जिस मिलन का इंतजार कर रही हूँ, उसे पूरा करना है। नहीं, मैं अभी सबको सच बता दूंगी। तुम मेरे साथ जो भी कर रही हो वो सब बता दूंगी। इतना कहकर रेवा जैसे ही कमरे का दरवाजा खोलने लगती है, तभी नगीशा उसे अपनी पूंछ में जकड़कर हवा में उठा देती है और बोलती है। बेवकूफ इंसान,
तुझे क्या लगा था कि बरसों की तपस्या को तुझे ऐसे पल भर में भंग करने दूंगी? कभी नहीं। आज मैं तुझे मौत की नींद सुला दूंगी, फिर तेरा ये शरीर मेरा ही रहेगा। इतना कहकर नगीशा रेवा की गर्दन पर डंक मार देती है और रेवा वहीं दम तोड़ देती है, जिसके बाद रेवा के शरीर से उसकी आत्मा निकलती है और नगीशा उसे एक छोटी सी कांच की बोतल में कैद कर लेती है और फिर रेवा के मृत शरीर में प्रवेश कर लेती है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। नगीशा को अब पूनम की रात का इंतजार था। एक रात जब विवेक अलमारी से कुछ कागज निकाल ही रहा होता है, तभी उसकी नजर उस कांच की बोतल पर जाती है जिसमें रेवा की आत्मा कैद थी। उसे देखकर विवेक बोलता है, ये क्या? लगता है कोई परफ्यूम है, पर ऐसे छुपा कर क्यों रखा है? खोल के स्मेल करता हूँ, खुशबू कैसी है इसकी? विवेक जल्दी से उस शीशी को खोल देता है और रेवा की रूह आजाद हो जाती है और विवेक के सामने आ खड़ी होती है। ये देखकर विवेक के होश उड़ जाते हैं और वो कहता है, तुम कौन हो? विवेक, मैं रेवा हूँ, तुम्हारी रेवा। रेवा? नहीं, मेरी रेवा तो नीचे है। तुम कौन हो और इस शीशी में कैसे आई? विवेक, मैं ही रेवा हूँ। जो नीचे है वो एक इच्छाधारी नागिन नगीशा है, जो तुम्हें पाने के लिए 100 साल की तपस्या करके नागलोक से इस लोक में आई है। उसने मुझे मार कर मेरा शरीर मुझसे ले लिया है। आने वाली पूनम की रात को वो तुम्हारे पास आएगी और तुम्हें हमेशा के लिए अपने साथ ले जाएगी, मेरा यकीन करो। इतना कहकर रेवा की आत्मा गायब हो जाती है। वक्त गुजरता है। आखिरकार पूनम की रात आती है। नगीशा अच्छे से तैयार होकर विवेक के पास जाती है, जहाँ वो खिड़की पर खड़ा आसमान में चांद को देख रहा होता है। वो उसे पीछे से हक करके बोलती है, क्या देख रहे हो विवेक? कुछ नहीं, यूं ही। कितनी खूबसूरत रात है। चलो आज इस रात को और खूबसूरत बना दे अपने प्यार से। इतना कहकर रेवा जैसे ही विवेक का हाथ पकड़कर उसे पलंग के पास ले जाती है और उसे बाहों में भरती है, तभी विवेक उसे एक जोर से धक्का मारते हुए बोलता है, दूर हट जाओ मुझसे। तुम मेरी रेवा नहीं हो, बल्कि रेवा का रूप लिए हुए एक नागिन हो जो मुझे पाना चाहती है, पर मैं बस मेरी रेवा से प्यार करता हूँ। तभी वहाँ रेवा की आत्मा आती है, जिसे देखकर नगीशा को समझते ही देर नहीं लगती कि अब विवेक सारा सच जान चुका था। जिसके बाद नगीशा रेवा के शरीर से निकलकर अपने असली रूप में आती है और डरावनी आवाज में बोलती है, आज से 100 साल पहले दुनिया वालों ने तुम्हें मुझसे अलग कर दिया था और हमारा मिलन अधूरा रह गया था, पर नहीं, इस बार नहीं। इस बार मैं तुम्हारी रूह को अपने साथ ले जाकर रहूंगी, फिर चाहे मुझे तुम्हारी जान ही क्यों ना लेनी पड़े, लेकिन मैं अपने मिलन को अधूरा नहीं रहने दूंगी। नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। तुम मेरे विवेक को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तुम एक बुरी आत्मा हो। तुम्हारी जिद बेकार है। विवेक मेरा पति है। तुमने मुझे मार दिया पर मेरी रूह को नहीं मार सकती। आज मैं तुम्हारा किस्सा ही खत्म कर दूंगी। इतना कहकर रेवा नगीशा की बदली हुई केचुली को लेकर आती है और उसमें आग लगा देती है, जिसके बाद नगीशा की आत्मा भी जलने लगती है और उसे मुक्ति मिल जाती है। जिसके बाद जाते जाते रेवा बोलती है, विवेक, अब मेरी आत्मा की मुक्ति का वक्त हो गया है। मैंने अपनी जिंदगी के हर लम्हे में हर वक्त सिर्फ तुमसे ही प्यार किया है और इस जन्म से हर जन्म तक तुमसे ही प्यार करूंगी। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ रेवा, माफ कर देना। मैं तुम्हारी जान नहीं बचा सका और मेरी जान बचाते बचाते तुम्हारी जान चली गई। अपना ख्याल रखना विवेक। तभी पूनम के चांद की रोशनी रेवा की आत्मा पर पड़ती है। आंखों में आंसू और चेहरे पर एक सुकून की मुस्कान लिए रेवा उस रोशनी में विलुप्त हो जाती है और नगीशा नागिन के भूत का साया हमेशा के लिए विवेक की जिंदगी से चला जाता है।